आज यूनिट कौन सा पढ़ना था? ओके जी क्लास, यूनिट नंबर 6 है आज हमारा। और 6 यूनिट्स आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, बल्कि 7 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे आज हमारे। और 2 दिन है हमारे पास, 2 यूनिट है तो कल इंशाल्लाह यूनिट नंबर 7 और 8 कंप्लीट करेंगे, और मंडे वाले दिन हम एक रिव्यू स्लाइड्स बना लेंगे, कुछ आप लोगों से भी डिस्कशन करवा लेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारा फिर ये कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। आज हमने यूनिट नंबर 6 पढ़ना है। कल हमने वेरिफिकेशन के बारे में काफ़ी जो है डिस्कस किया था इन डिटेल। तो ठीक है जी, क्विज है आप लोगों का होगा, वो आप डेट चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन क्विज होता है, आप लोगों ने सॉल्व करना होगा, पहले भी किया होगा, आपको पता होगा। अच्छा जी, आज यूनिट है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स के बारे में। वेरिफिकेशन भी हमने जो है इन डिटेल स्टडी कर ली है, और एसेट्स भी आप जानते हैं, आपने को ठीक है पढ़ा चुके हैं पहले भी। अच्छा जी, आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, आज हमने जो एसेट्स की जो वेरिफिकेशन पढ़नी है, उसमें हमने फिक्स्ड एसेट्स की, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स की, फिर इन्वेस्टमेंट्स की। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये भी एसेट्स का हिस्सा होती हैं। और उसके बाद करंट एसेट्स, उसके बाद स्टॉक्स। हम असर की नमाज तक हम एक यूनिट करेंगे, फिर नमाज का वक्फा, उसके बाद सेकंड यूनिट। अच्छा, जैसे कि हमने डिफरेंट किस्म की ड्यूटीज एडिटर की पढ़ी हैं, वो वॉचिंग भी कर रहे हैं, वेरिफिकेशन सब प्रोसेस से गुजर रहा होता है, ठीक है। तो ख़ास तौर पर जब वो बैलेंस शीट को देखता है, तो वो बैलेंस शीट्स के तमाम आइटम्स की फिजिकल इंस्पेक्शन भी करता है, और एंट्रीज को भी चेक करता है, वॉचिंग भी करता है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन, अब जितने भी आइटम बैलेंस शीट्स पे नज़र आ रहे होते हैं, वो एडिटर जो है उनकी कोशिश होती है कि वो इन एसेट्स को फिजिकली जाके चेक करे कि ये फिजिकली तौर पर मौजूद हैं या नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा काम मुश्किल होता है उसके लिए। एक्चुअल इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। मतलब फिजिकली खुद जाके वो इस चीज़ को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो एसेट्स बैलेंस शीट के ऊपर मौजूद हैं, और जो एसेट्स चार्ज में लगे हुए हैं, वो यहाँ पर उनका क्या स्टेटस है, ठीक है। इससे एक और भी है कि वैल्यूएशन का भी पता चलता है कि बाज़ औक़ात बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स की, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो एसेट्स की वैल्यूएशन की जाती है, वो ठीक नहीं की जाती। तो उसको भी ये देखा जाता है कि जिस एसेट्स की कीमत लगाई गई है, वो उस मालियत का एसेट है या नहीं है। ठीक हो गया? तो इस यूनिट के अंदर भी हमने वही डिस्कस करना है, एसेट्स की वेरिफिकेशन के बारे में।
अच्छा जी, उसके बाद जी हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख रहे हैं फिक्स एसेट्स वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले उसको देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जो लैंड होती है, ज़मीन किसी ऑर्गेनाइजेशन की, बिल्डिंग, ठीक है, प्रॉपर्टी, ये सब फिक्स्ड एसेट्स में शुमार होती हैं। अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे आर रिक्वायर्ड फॉर यूज़ इन ऑपरेशन ऑफ द बिज़नेस। अब जो फिक्स्ड एसेट्स है ना, इनसे हमने अपने बिज़नेस को रन करना होता है। जैसे कि मशीनरी ली जाती है, तो उससे मज़ीद हम जो है अपने प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जिसको हमने सेल करनी होती है। और इनका जो इस्तेमाल होता है ना, वो कई अरसे के लिए होता है। ये 1 साल के लिए नहीं ली जाती, कुछ टाइम के लिए। ये मशीनरी जैसे अब नस्ब की जाती है, तो कई-कई सालों में उससे काम लिया जाता है। अच्छा, अब जो मैं इसकी जो कॉस्ट होती है, वो एक हमारे लिए एक्सपेंस की सूरत में होती है। अब उसका उसकी जो कॉस्ट है ना, उसको हमने सिर्फ़ परचेज़िंग ईयर में भी उसको कंसीडर नहीं करना, बल्कि ये कई सालों तक इसका जो एक्सपेंस होता है, कॉस्ट प्राइस होती है, उसको हम एज़ एक्सपेंस लेते हैं, तो वो भी कई सालों पर मुश्तमिल होती है। फिर इन एसेट्स की डेप्रिसिएशन भी होती है, वो भी ये नहीं होता कि अ, हम एक ही दफ़ा निकाल लेते हैं, उसमें हम डिफरेंट हमारे पास प्रोसेस हैं। हर अकाउंटिंग पीरियड में हमने डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालनी होती है। हर साल समझो हर साल एसेट जो यूज़ हो रहा है ना, मशीनरी यूज़ हो रही है। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर 10 साल अगर मशीनरी चलती है, तो 10 साल बाद हम कहते हैं कि ये निकारा हो गई है, स्क्रैप हो गई है, फिर उसको सेल कर दिया जाता है। तो हर साल आखिर वो एकदम से तो वो निकारा नहीं होती। 10 साल वो यूज़ हुई है, तो हर साल उसमें उसकी वैल्यू में कमी आई है, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन हुई है, तो हम हर साल एसेट्स की वैल्यू में से हम डेप्रिसिएशन अमाउंट को भी लेस करते हैं। और डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ मेथड हैं, सम ऑफ ईयर मेथड है और 2-3 और भी मेथड हैं, आपने अकाउंटिंग में ये इनको डिस्कस किया होगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इसको हम देखते हैं रजिस्टर ऑफ फिक्स्ड एसेट। वॉल्यूम तो इंक्रीज़ ही है, कोई नेट वगैरह का इश्यू हो सकता है। हम मैंने तो माइक भी बिल्कुल मुँह के साथ किया हुआ है और वॉल्यूम सारा ओपन है, फिर भी मैं ऊँचा बोलने की कोशिश करता हूँ। ओके जी, उसके बाद हमने पढ़ना है रजिस्टर ऑफ फिक्स्ड एसेट। अच्छा, जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, वो फिक्स्ड एसेट को मेंटेन रखती हैं, उनका रिकॉर्ड अपने पास रखती हैं। तमाम फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वो अपने एक रजिस्टर में दर्ज करती हैं। ठीक है? ताकि फिर उसको बाद में बैलेंस शीट में भी दर्ज किया जा सके। अब कौन-सी मालूमात रखी जाती हैं रजिस्टर के अंदर? फिक्स एसेट से मुतल्लिक फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेट, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की टाइप, व उसका मॉडल नंबर सब कुछ लिखा जाता है। इसके अलावा डेट ऑफ एक्विजिशन है, कब परचेज़ किया गया है, प्रेज़ेंट लोकेशन क्या है, किस जगह पे वो मौजूद है वो एसेट आपका, ठीक है? वेयर हाउस में मौजूद है कोई चीज़, आपके पास ऑफ़िस कंपनी के ऑफ़िस में मौजूद है या मैं साइट पे मौजूद है, फैक्ट्री साइट। डेप्रिसिएशन जो होती है वो भी दर्ज की जाती है, ठीक है? हर चीज़ तमाम एसेट्स की। उसके बाद ये जनरल स्टेप्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय द ऑडिटर। अब जो है हमने देखना है कि जो फिक्स एसेट्स है उसकी वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी, क्या स्टेप्स अडॉप्ट किए जाएँगे ऑडिटर की तरफ से।
हाँ जी, स्टॉक रिकॉर्ड रजिस्टर। ये स्कूलों में भी होता है स्टॉक रजिस्टर जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे आपका सारा एसेट्स वगैरह जो भी आप परचेज करते हैं वो आप उसमें शामिल करते लिखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी अच्छा हाँ, फिक्स एसेट्स के बाद जो एडिटर स्टेप्स उठाएगा वेरिफिकेशन के लिए, टाइटल ऑफ द एसेट्स पहले नंबर पे है। जो एसेट्स का सबसे पहले टाइटल चेक किया जाएगा इंस्पेक्शन से पहले कि क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है? फिज़िकली तौर पे क्या लिखा हुआ है और वो फिज़िकली तौर पर रजिस्टर में क्या चीज़ लिखी हुई है और मौजूद कौन-सी चीज़ है। फिर उसकी वैल्यूएशन की जाती है। फिर एसेट्स को हम बैलेंस शीट में जैसे हम बयान करते हैं कि ओरिजिनल कास्ट और में से अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, ठीक है? टोटल डेप्रिसिएशन को, तो वो भी उसकी फिर वैल्यूएशन निकल आती मतलब जो एसेट है उसकी कास्ट निकल आती है, ये कितने का है, तो उसकी भी वैल्यूएशन चेक की जाती है। वहाँ पे कितना दर्ज है बैलेंस शीट के अंदर और फिज़िकली उस एसेट्स की क्या वैल्यू है। वेरिफिकेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है। इसके बाद ये भी ऑडिटर की ज़िम्मेदारी में शामिल है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। अब जितने भी प्रॉपर्टी है उसको दिखाई जाएगी ऑडिटर को, इनको चेक करेगा, एग्रीमेंट को चेक करेगा, ठीक है? अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की गई है, उस एग्रीमेंट की गई है बैंक के साथ और तो बैंक के सर्टिफ़िकेट को चेक करेगा, ठीक है? अगर कोई प्रॉपर्टी प्लेज़ की गई है, मॉर्गेज की गई है, किसी बैंक के पास रखवा के लोन लिया गया है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जाएगा। ठीक है, जैसे हाँ, यानी कि अगर फ्री होल्ड है ना प्रॉपर्टी, मतलब वो किसी लीज़ वगैरह पे ना हो, जबकि लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी होगी, तो उसको भी इंस्पेक्ट किया जाएगा और उसके तमाम लीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक-एक करके चेक किया जाएगा कि रेंट पे दी गई है, अपने पास है या फिर बैंक के पास है, रेंट रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? ये सारा कुछ एग्ज़ामिन किया जाएगा। अच्छा, इससे जैसे सब टेनेंट्स अगर जो प्रॉपर्टी है ये चाहे वो फ्री पड़ी है या लीज़ पे दी गई है, ठीक है? हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करना होता है। अगर ये किसी प रेंट वाले बंदे के पास है, कहीं कंपनी ने इसको हायर किया हुआ है, किसी और कंपनी ने आपकी चीज़ को, किसी भी फिक्स्ड एसेट को, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपके पास फैक्ट्री है, आपने मशीनरी लगाई है, तो लेकिन आप कुछ घंटे किसी और कंपनी को भी इजाज़त देते हैं कि वो आपकी जैसे कि प्रेस मशीन होती है, तो हो सकता है आपके पास फ्री टाइम हो या कुछ अरसे के लिए आप अपनी उस प्रेस मशीन किसी और को अलाउ करते हैं कि वो इसको यूज़ करे, फिर आप उसका रेंट लेते हैं। तो इससे रिलेटेड तमाम नोट्स चेक किए जाएँगे। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। अच्छा, इसी तरीके से आप ये भी देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, जो एक्सपेंडिचर हैं, उनको आपने चेक करना है, ठीक है? वो उसको एक मेंटेन करने के लिए या परचेज़ करने के लिए किस तरीके से यूटिलाइज़ किए गए हैं और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मेंटेन किया गया है, ठीक है? मतलब प्रॉपर्टी को आपने परचेज़ भी किया, तो आपने फिर उसको भी दर्ज किया। ओरिजिनल कीमत को बाद में उसको मशीनरी है या ज़मीन है या कोई भी प्लांट है, उसकी मेंटेनेंस के भी एक्सपेंस हो सकते हैं। तो उनके ऊपर जो भी आपकी कॉस्ट खर्च हो रही है, आप उसको भी जो है उसको वेरीफ़ाई करते हैं।
वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओके जी, अब आपने कोई प्लांट या मशीनरी परचेज की है अपनी कंपनी के लिए, तो जिस सप्लायर से आपने ली है वहाँ से आप जो है उससे इनवॉइसेस भी लेंगे, ठीक है? तो वो ऑडिटर उस चेक करेगा और जो है अकाउंट्स तमाम। अच्छा, अगर जो है अपॉइंटमेंट है, वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ है, उसका अपॉइंटमेंट, तो वो जो एडिटर होगा, वो किसी और दूसरी कंपनी का जो एडिटर है, उसके साथ मीटिंग रखेगा और उससे तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगा। और मतलब ओपनिंग बैलेंस भी चेक किया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना था, फिर जो है प्लांट वगैरह परचेज़ किया गया, तो वो ओपनिंग बैलेंस जो है बाद में फिर कितना हो जाएगा, बाद में उसमें इज़ाफ़ा कितना होगा, ठीक है? तो वो पिछले साल को भी कंसीडर कर रहा होता है। इसी तरीके से ये परचेज़िंग के हवाले से है, जब मशीनरी परचेज़ कर ली जाती है, उसके इन्वॉइसेस वगैरह को चेक कर लिया जाता है और जो है अकाउंट्स जिस कंपनी से लिए जाते हैं, उसके स्टेटस को भी चेक किया जाता है। और इसके बाद उसकी फिज़िकली इंस्पेक्शन की जाएगी और उसके बाद जो है देखा जाएगा कि कितने टोटल प्लांट या मशीनरी की तादाद कितनी है और फिक्स्ड एसेट्स का जो रजिस्टर है, उसमें इसको लिखा गया या नहीं लिखा गया और एग्रीमेंट के पॉइंट्स को भी चेक किया जाएगा, किन एग्रीमेंट के साथ इसको परचेज़ किया गया। और डेप्रिसिएशन के हवाले से प्लांट एंड मशीनरी इसकी डेप्रिसिएशन भी होती है, उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा और जो अकाउंट्स हैं, उसमें देखा जाएगा इसकी कितनी डेप्रिसिएशन लिखी गई है। इसी तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज़ को चेक किया जाएगा कि प्लांट एंड मशीनरी को जब परचेज़ किया गया, तो उसकी एंट्री कहाँ पास की गई और उसकी डेप्रिसिएशन है, वो कितनी लिखी गई और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन थे परचेज़िंग के टाइम उनको पूरा किया गया या नहीं किया गया। अब आ जाते हैं वेरिफिकेशन ऑफ लूज़ टूल्स। अच्छा, अब टूल्स वगैरह हैं, उनको भी चेक किया जाएगा फिज़िकली और ओरिजिनल स्टॉक जो शीट है, उसमें देखा जाएगा कितने के ये इसका बैलेंस लिखा हुआ है और फिज़िकली तौर पे कितने मौजूद हैं, कितने का परचेज़ किया गया है, वाउचर्स को भी इनवॉइसेस को भी मैच किया जाएगा बैलेंस शीट के साथ। इसके अलावा और इन टूल्स को कोई रिपेयरिंग है, वो भी देखा जाएगा। इसके अलावा हाँ, नेक्स्ट आ जाता है जी वेरिफिकेशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिटिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट। फर्नीचर वगैरह और फर्नीचर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले जितने भी शीट्स वगैरह हैं, ठीक है? और ऑफिस आइटम्स, ऑफिस की कुर्सियाँ, टेबल्स वगैरह, ठीक है? ये सब फर्नीचर में आ जाएगा, तो इनको भी हमने देखना है। डेप्रिसिएशन कहते हैं कि कोई चीज़ आपने ली है ना, देखें कोई भी चीज़ आखिर वो यूज़ेबल तो हो यूज़ तो होती है ना, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं कि ये इसकी डेप्रिसिएशन हो रही है। तो आखिर एक दिन वो बिल्कुल नकारा हो जाती है, तो वो फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। उसको हम कहते हैं अब ये कबाड़ है, इसको सेल आउट कर दिया जाए। हम जो है कोई भी चीज़ फर्नीचर है, ठीक है? या मोटरसाइकिल है, देख लें हम काफ़ी अर्सा एक न्यू मोटरसाइकिल लेते हैं या कार लेते हैं, वो काफ़ी अर्सा यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो इतनी ख़राब हो जाती है, हम बार-बार उसको रिपेयर करते हैं, हम थक जाते हैं 10-15 साल के बाद। फिर हम कहते हैं अब ये हमारे काबिल नहीं रहा, इसको सेल आउट कर देते हैं। बाज़ का तो अच्छी कंडीशन में भी सेल हो जाता है, बाज़ औक़ात वो जो है मतलब यूज़ेबल नहीं होता, ऐसे
बस जैसा होता है ना कि अब कबाड़ है, इसका लोहा है, इसका लोहा ही सेल आउट होगा। ठीक है, या जैसे मोबाइल है आपका, डेड हो जाए, यूज कर करके एंड हो जाए। ठीक है, मकानात होते हैं, आप हम देख लें सन 47 पाकिस्तान बनने के टाइम जो मकानात थे, आप उनकी कंडीशन देख लें, और रहने के काबिल नहीं रहे। तो कोई भी चीज़ है, जब वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है, उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, और हर चीज़ की लाइफ तो कम होती है। तो वो उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। फिर ये होता है कि इसको हमने कैलकुलेट करना कैसे करना होता है। कुछ मेथड्स हैं, वो अपने अकाउंटिंग में पढ़े हैं, 3-4 मेथड हैं। तो वो फिर हम क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर 10 लाख की आपने एक मशीनरी ली है ना, तो उसमें से हर साल आप उसकी एक डेप्रिसिएशन अमाउंट नफ़ी करते हैं, खर्चे के तौर पे। ठीक है जी। तो ये एक सिंपल न कांसेप्ट है, बाकी तो इसकी डिटेल तो आपको अकाउंटिंग के अंदर ही मिलेगी। नहीं, मेरी बात सुनें, देखें, जो एंड पे सेल आउट होगी ना, वो स्क्रैप आइटम होगा। ठीक है? जो हर साल हम निकालते हैं ना, वो डेप्रिसिएशन अमाउंट होती है। मिसाल के तौर पर आपने आज 16 अगस्त को एक चीज़ ली है अपनी कंपनी के लिए, तो उसकी 1 साल के बाद आप उसकी मतलब मिसाल के तौर पर 10 लाख की चीज़ ली है, तो 1 साल बाद आप उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट को नफ़ी करेंगे। अब वो रकम कहाँ से मिलेगी? आप ये सोच रहे होंगे ना, डेप्रिसिएशन अमाउंट, वो निकाल ही जाती है, उसको निकालने का एक तरीका है। मिसाल के तौर पर 10 लाख है, तो उसमें से फ़ॉर्मूले वग़ैरह लगाए जाते हैं कि 10 लाख में से 50,000, 20,000 वो आपका खर्चा है डेप्रिसिएशन का। तो 10, हाँ, 10, फिर हम एस्टीमेट लगा लेते हैं, ये भी सुन लें। हम एस्टीमेट लगा लेते हैं कि ये मशीनरी जो है ना हमारी 10 साल चलेगी। तो 10 साल तक तो हम उसका खर्चा निकालते हैं, सॉरी, एक्सपेंस निकालते हैं, डेप्रिसिएशन। और फिर 11वें साल में हम कहते हैं अब ये स्क्रैप हो गई है। चाहे वो काम भी कर रही हो, लेकिन हमने उसको स्क्रैप में डाल देना होता है। हमारे लिए वो स्क्रैप है। ईद मुबारक, कौन-सी ईद मुबारक? अच्छा जी, ने आगे पढ़ते हैं। फिर ये यूनिट कंप्लीट करना है, नमाज़ का वक़फ़ा हो जाएगा, नमाज़ के वक़फ़े के बाद फिर हम दूसरा यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ओके जी, फर्नीचर की बात कर रहे हैं। आप इन्वेंटरी रिकॉर्ड यानी कि फिक्स एसेट्स रजिस्टर, या इन्वेंटरी रिकॉर्ड, या स्टॉक रजिस्टर, डिफरेंट नाम हो सकते हैं। स्टॉक ही होता है ये भी हमारा। ठीक है, तो ये भी रजिस्टर मेंटेन रखा जाता है। तो और मेंटेन रखने के बाद इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो भी चेक की जाती हैं। इसी तरीके से फिज़िकल इसको चेकआउट किया जाता है, या कंपनी इसको चेक करवाती रहती है। उनका अपना भी एक प्रोसेस होता है। अगर जिसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मज़बूत हो जिस कंपनी का, तो वो अपने एसेट्स की वेरिफ़िकेशन करवाते रहते हैं। वेरिफ़िकेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, ये भी इस फ़िक्स एसेट्स में आ रहे हैं, और ये मूवेबल होगा। इसका भी रजिस्टर बनाया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन बुक भी चेक की जाएगी। गाड़ी ली है, उसका नंबर कब लगा है, उसकी रजिस्ट्रेशन किस तारीख को हुई है, वो चेक किया जाएगा। ठीक है जी। और किसके नाम पे है, क्लाइंट कौन है, एक किस तारीख को आई, और सेल हुई है तो किस तारीख को सेल हुई, ये आइटम भी देखे जाएंगे। टैक्स वगैरह, अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है, टैक्स भी कैलकुलेट किया जाएगा ना गाड़ी का।
इंश्योरेंस पॉलिसी को चेक किया जाएगा, गाड़ियों की इंश्योरेंस भी करवाई जाती है, वो भी चेक किया जाएगा। ठीक है जी, और डेप्रिसिएशन भी इनकी साथ में चेक की जाएगी। ये सारी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मौजूद होंगी, ऑडिटर इनको फाइंड आउट करेगा, चेक करेगा। ओके जी, ये यहाँ तक क्लियर है सबको अबाउट फिक्स्ड एसेट्स? ओके जी, अजमत कैसे हैं आप? आज बारिश हुई है हमारे शहर, बारिश काफ़ी सारी हुई है, लेकिन गर्मी वैसी ही है, गर्मी खत्म नहीं हुई। अच्छा जी, गुड न्यूज़ है, माशाल्लाह, वेरी गुड जी। फिर तो गुड न्यूज़ भी सुना दें, और आपसे रिलेटेड हुई गुड न्यूज़ तो फिर आपने मिठाई भी खिलानी होगी सबको। मिठाई खिला दें, मिठाई नहीं खिला सकते तो पिज़्ज़ा खिला दें। मुल्तान का क्या, पूरे मुल्क का सिस्टम डाउन हुआ पड़ा है नेट का। अच्छा, अच्छा जिसको आपने वो ऑडिट किया था ना, तो वो खुश होके गया है। चलो जी, अच्छी बात है। वेरी गुड। फीडबैक आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं फिर वो उसको बाद में, बल्कि आप ना जो ऑडिट रिपोर्ट आपने बनाई थी, मुझे वो भी दिखाना, मैं वो स्टडी करूंगा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या ग्रुप में भेज दीजिएगा, ग्रुप में आप है ना। चलो इधर भी ठीक है, अटैच कर दिया है, आप उधर ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, इधर से फिर बंदा भूल जाता है, चैटिंग इतनी होती है ना। व्हाट्सएप में चलो मोबाइल में मौजूद रहेगी। चलो ये तो फीडबैक है ना, वो आर्ट रिपोर्ट मुझे भेज दीजिएगा। हाँ जी, ये लिखा हुआ है, अजमत प्रोफेशनलिज्म एंड एक्सपर्टीज वर एविडेंट, ए skillfully organized my books and meticulously corrected several, क्या लिखा है गैस, ये लफ्ज कट हुआ है, discusses had been causing more significant stress. If you are looking for an accountant who combines technical skills with a genuine commitment to client satisfaction, I wholeheartedly recommend Azmat. He has been an invaluable asset and I am grateful for his help. माशाल्लाह जी, वेरी गुड। देखो तमाम स्टूडेंट सुन लें, अजमत की तो बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है, रेकमेंड किया गया है अजमत को नेक्स्ट ऑडिट के लिए, तो दावत तो बनती है। अब ये क्लास जाने, अजमत जाने कि क्लास कितनी पावरफुल है, वो इनसे ट्रीट लें, क्योंकि मैं ट्रीट के मौके फ्री वाले तो कभी कभी मिलते हैं ना, वरना आजकल तो अमेरिकन सिस्टम होता है, जहाँ भी दोस्त मिलते हैं वो कहते हैं अमेरिकन सिस्टम, तो दावतों वाले दौर खत्म हो गए हैं अब। अमेरिकन सिस्टम मींस मतलब कंट्रीब्यूशन करके, वैसे बात अच्छी है, कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, एक बंदे के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ी महंगाई है, और आप एक सिंपल दाल खाने भी जाओ 500-600 रुपए का बिल बन जाता है, तो कंट्रीब्यूशन अच्छी बात है, लेकिन हम अजमत के ऊपर इतना भी अभी बर्डन नहीं डालते, इनकी पे वगैरह आ जाए फिर इंशाल्लाह ताला जो है, अगर इनके नंबर आन रहे तो फिर है, लाहौर जो जो है वो दावत खा सकता है।
है, आप अच्छे पीसी होटल पे दावत दें तो हम 5,000 डेवो का किराया भर के लाहौर आ जाएंगे। वैसे मुबारक हो आपको, बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस। इंशाल्लाह ताला आप, अल्लाह ताला आप सब लोगों को जो है अपने काम में कॉम्पिटेंट बनाए। ये बहुत अहम चीज होती है, स्किल्स का होना बड़ा बहुत जरूरी होता है। यकीन करें, जिस बंदे के अंदर स्किल्स है ना, वो मार नहीं खा सकता, किसी भी शोबे में हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो। तो अपने अंदर, और कोई भी काम हो, जरूरी नहीं होता, तो स्किल्स पैदा करें, मेहनत करें। ठीक है, वक्त को ज़ाया ना करें अपना वक्त। हम, मेरे ख्याल में तो हम जो है, अगर आप, मैं चलो आप किसी का नहीं कहता, अपना कहता हूँ, ज़्यादातर टिकटॉक पे गुजार दिया, इंस्टाग्राम पे वक्त गुजार दिया, यूट्यूब के ऊपर। तो अब हम अपना जो है ना, अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। हम जो है इस तरीके से, तो फिर जो है हम आप लाइफ में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपना वक्त जो है ना, नॉलेज पे, हम में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने बुक्स, जो बुक स्टडी करते हैं। तो बुक्स, आप तो अभी भी टीच स्टडी में हो, आप लोगों की उम्र बहुत कम है, मतलब स्टूडेंट्स हो ना आप, तो आपके पास तो मज़ीद टाइम है। आप बुक्स को स्टडी करें अपने फील्ड में। अब जैसे एडिटिंग है, तो आप एडिटिंग से रिलेटेड पढ़ें, प्रैक्टिकली काम करें। और ये कभी ना शर्म फील करना कि मैंने ये इतना बड़ा जो है नॉलेज हासिल कर लिया, ये इतनी बड़ी क्लास मैंने कंप्लीट कर ली है, तो मैं ये 5,000 की नौकरी करूँ। नौकरी 5,000 के पास नहीं होती, आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ पे, तो वो आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। वो आपको फिर आगे मंजिल पे लेके जाएगा। तो देखें, आपको पता है, सीढ़ी पे चढ़ने के लिए पहले ज़मीन पे चलना पड़ता है, फिर आपको सीढ़ी मिलती है, आप बुलंदी पे जा सकते हैं। तो उड़ के तो इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पार पार नहीं लगे हुए। तो हमने ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाना है। तो इसलिए जो है, लाइफ में आप स्टडी के ऊपर अपने फोकस कीजिए। अच्छा जी, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? एक टेंजिबल होते हैं, एक इंटेंजिबल होते हैं। ये थोड़ा सा फर्क, सिंपल सा फर्क है। ठीक है, इंटेंजिबल अभी जो हमने डिस्कस किए थे ना, या ऐसे एसेट्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, या जिनको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर फर्नीचर है, आप उसको देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो ये टेंजिबल है। इंटेंजिबल जो हम देख नहीं सकते, ऐसा कौन सा ऐसा एसेट हो सकता है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते? बताएं आप में से कोई, ऐसी कौन सी चीज है? थैंक्स इकरा। ऐसी, हाँ जी, गुड, चले लिखा हुआ है मैंने, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहते हैं इसको। गुडविल आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो गुडविल मतलब जो शोहरत होती है, जो नाम होता है कंपनी का, वो उसकी, उसको हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, कॉपीराइट भी है। तो मतलब कॉपीराइट में आप की कोई बुक आप पब्लिश करते हैं, या कोई मोबाइल वगैरह बनाते हैं, तो उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। आपके पास ये राइट्स होता है कि वो जस्ट आपके पास है। पेटेंट्स और ट्रेडमार्क क्या होते हैं? थैंक्स फॉर गुड कम्प्लीमेंट्स अबाउट मी, हीरा असलम। हाँ जी, इसका पता है किसी को? अभी कौन सा मैंने क्वेश्चन किया, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क।
ये पेटेंट्स होते हैं जो आप ना न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई इन्वेंशन करते हैं। हाँ जी, इन्वेंशन के लिए। वैसे कॉपीराइट तो किसी जगह पे अलाउ भी होती है। पाकिस्तान में ना कॉपीराइट अलाउ है किसी हद तक। अगर कॉपीराइट अलाउ ना हो तो हम बुक्स भी ना पढ़ सकें, क्योंकि जो फॉरेन बुक्स होती हैं वो डॉलर में होती हैं, तो 10-10 हज़ार की बुक बनेगी एक। तो वो फिर जो कॉपीराइटर होते हैं ना, वो गरीब ममालिक, अब मतलब जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान, तो इनके लिए वो ना इतनी सख्ती नहीं करते। इनको अलाउ कर देते हैं कि वो इस बुक की कॉपी चला सकते हैं। अच्छा जी, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इंटेंजिबल एसेट्स की को भी वो इनकी भी वेरिफ़िकेशन करेगा, और इनकी बैलेंस शीट में जो मौजूदगी है, वो देखेगा कि किस पे जो गुडविल है, उसकी क्या अमाउंट लिखी गई है। और अगर कोई आपका नाम यूज़ करके आपने अपने, जैसे कि फ्रैंचाइज़ेज़ हैं, अब जैसे जैसे कि जैज़ है या यूफ़ोन है, ये जो फ्रैंचाइज़ीज़ होती हैं ना, ये कंपनी ने आगे दी हुई होती हैं कि लोग उनका नाम जो है उनके नाम से फ्रैंचाइज़ बनाते हैं और कारोबार करते हैं। प्रोडक्ट्स वगैरह उसी कंपनी की होती हैं, तो ये भी उस गुडविल की प्राइस को चेक किया जाता है। हाँ जी, ऐसे है 7,000 की, 8, 10, 15, अब तो इससे भी ज़्यादा महँगी हो सकती है, 20-20 हज़ार की। आप सिंपल से इस बात को देख लें, जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होता है, इसकी अगर आप ओरिजिनल सीडी लें तो वो लाखों में होती है, जबकि हमारे पास तो कॉपी में होती है, या हम नेट से डाउनलोड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, उसके साथ हमें की नहीं मिलती, फिर हम फेक तरीके से उसको रजिस्टर करते हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन ऑफ गुडविल हो गया। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ पेटेंट्स, द कॉस्ट ऑफ पेटेंट में इधर भी परचेज कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ ओन इनोवेशन ड्यूली रजिस्टर्ड एज ए पेटेंट। अच्छा, अप टू डेट लिस्ट ऑफ पेटेंट्स, ठीक है, जो पेटेंट की लिस्ट है उसको चेक किया जाएगा, और अगर ये पेटेंट जो है किसी को ट्रांसफ़र किया गया है उसको चेक किया जाएगा, ठीक है? और इस पेटेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी फ़ीस को चेक किया जाएगा, इसको रिन्यू किया गया है तो रिन्यूअल सर्टिफ़िकेट को भी चेक किया जाता है। वेरिफ़िकेशन ऑफ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन, ये सब उसी चीज़ों में आ रही हैं। उसके बाद वेरिफ़िकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं जो वकूफ़ पज़ीर नहीं हुए होते, लेकिन हम उनको लिख लेते हैं, ठीक है? और इनको हम एसेट्स में डालते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने लिख लिया है, मेरा कल 10,000 का खर्चा होना है, तो 10,000 का आपने जो खर्चा लिखा है ना, अभी खर्चा हुआ तो नहीं है, इसलिए फिर हम उसको एसेट्स में डालते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स में। तो इनको जितना जल्दी हो सके हमने ख़त्म करना होता है, इनको हमने एक्सपेंस में लेके आना होता है। वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, investment made by the companies can usually be divided into following two categories. Those hold for, अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए होगी, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, मिसाल के तौर पे ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मतलब इन्वेस्टमेंट की जाती है ऐसी कंपनीज में, या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि कंपनी का, जिसके पास अगर कंपनी का सरप्लस फंड है, और अगर कंपनी के पास फ्यूचर में यूज़ नहीं हो रहा, कंपनी के पास पैसा ज़्यादा पड़ा है, तो कंपनी किसी और जगह पे उसको इन्वेस्ट कर देती है, लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल का मुआहदा करके किसी के साथ। या फिर अगर कंपनी के पास कुछ माह के लिए, 5 मंथ, 6 मंथ के लिए फंड्स अवेलेबल है और फ्री फ्री है, सारे उसने लायबिलिटीज़ पे कर दिए हैं और फिर भी फंड्स फ्री बचा हुआ है, तो उसको फिर वो कुछ अरसे के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर लेती है।
ये जो बैंक्स होते हैं, ये अक्सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। जो हम सोचते हैं ना कि हमने बैंक में पैसा डिपॉज़िट कराया होगा, ये क्यों रखते हैं अपने पास? इन्होंने आगे इन्वेस्ट किया होता है उसको। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब जो इसकी इन्वेस्टमेंट्स है, बैलेंस शीट्स के अंदर इसको हम देखेंगे, कॉस्ट लेस करेंगे इसमें से और इसकी वैल्यू बनाई जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म है, तो देखा जाएगा कि जो इसकी वैल्यूएशन है इन्वेस्टमेंट की, वो किस नेचर की है, परमानेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। ऑडिट प्रोग्राम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब जब ऑडिटर होगा, वो इन इन्वेस्टमेंट्स को चेक कैसे करेगा और इन इन्वेस्टमेंट की रकम को कैसे फाइंड आउट करेगा? वो एक लिस्ट बनाएगा, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं, जहाँ-जहाँ पे पैसा लगाया गया, जहाँ पे स्टॉक को एक्सचेंज किया गया है, स्टॉक जहाँ पे, तो वो उस रकम को या कहीं पे कंपनी की कोई फिज़िकली चीज़ को कहीं पे लगाया गया है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ उसको मैच करेगा, ठीक है? मार्केट वैल्यू को भी चेक करेगा, इन्वेस्टमेंट जहाँ पे की गई है और बैलेंस शीट में जहाँ पे लिखी गई है चीज़, मिसाल के तौर पर कोई बिल्डिंग रेंट पे दी गई है, तो बैलेंस शीट में देखा जाएगा रेंट कितना लिखा गया है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। मिसाल को मार्केट में 10,000 रेंट चल रहा है, आप 2,000 पे लिखा हुआ हो, इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। और सेल और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज़ परचेज़ की गई है, सेल की गई है, उसको भी वेरीफ़ाई किया जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग होती है, उसके पॉइंट्स को भी देखा जाएगा और देखा जाएगा कि ये इस मीटिंग में या उनके मिनट मिनट बुक में किसके पास ये ऑथराइज़ेशन है परचेज़ या सेल करने की। इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये इन्वेस्टमेंट इनकम है, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देखा जाएगा, इंटरेस्ट रेट को चेक किया जाएगा कि किस रेट के साथ उस इन्वेस्टमेंट्स जो की गई है उससे मिसाल के तौर पर इन्वेस्टमेंट की गई है, उसके ऊपर जो आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है, वो किस इंटरेस्ट रेट के साथ मिल रहा है। इसी तरीके से कहीं पे ज़कात की डिडक्शन हो रही है, उसको भी चेक किया किया जाएगा। इसी तरीके से बोनस वग़ैरह दिए जा रहे हैं एम्प्लॉइज़ को, वो भी चेक किए जाएँगे। एक्स डिविडेंड एंड कम डिविडेंड, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट जब सेल की जाती है या इन्वेस्टमेंट परचेज़ की जाती है, तो डिविडेंड को इंक्लूड किया जाता है या एक्सक्लूड किया जाता है। एक्सक्लूड डिविडेंड और इंक्लूड डिविडेंड। एक्सक्लूड डिविडेंड, it is abbreviation of ex dividend and means that price does not entitle the purchaser to the next dividend which is due for payment. Cum dividend, it is abbreviation for cumulative dividend, means the purchaser of the investment cumulative dividend will be entitled to receive the next dividend when due. ठीक है, पहला जो है ना एक्स एक्स डिविडेंड, इसका मतलब ये है कि जो परचेज़र है, वो उसका डिविडेंड जो है ड्यू रहता है नेक्स्ट पेमेंट तक, और जो कम्युलेटिव डिविडेंड है, इसका मतलब होगा जो इन्वेस्टमेंट को परचेज़ करेगा, जिसने इस इन्वेस्टमेंट को परचेज़ की है, परचेज़र है हमारा, उसका जो डिविडेंड होगा, वो नेक्स्ट डिविडेंड जब ड्यू हो जाएगा, उस वक़्त तक वो उसको रिसीव करेगा। जब नेक्स्ट डिविडेंड ड्यू बन जाएगा, फिर वो पहले वाला डिविडेंड रिसीव करता है। ये इस तरीके के हिसाब हैं कि डिविडेंड जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसके ऊपर जो प्रॉफ़िट मिल रहा होता है, वो किस टाइम प्रॉफ़िट मिलना है, किस टाइम नहीं मिलना है। हो सकता है कोई एडवांस प्रॉफ़िट ले ले, डबल प्रॉफ़िट ले ले। तो ये सब चीज़ों इस चीज़ की वेरिफ़िकेशन के बारे में है। करंट एसेट्स,
5 मिनट इंशाल्लाह पढ़ते हैं, फिर नमाज वक्फा करते हैं 5 मिनट के बाद। करंट एसेट्स जो के नियर टू कैश होते हैं ट्रेडिंग साइकिल में, ठीक है, जो कैश अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा, हमारा स्टॉक हो जाएगा, बिल रिसीवेबल हो जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। अब करंट एसेट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी और इसके लिए प्रॉफिट को चेक किया जाएगा और क्रेडिट वैल्यूज को, कि हमने अकाउंट रिसीवेबल, अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं तो हमारा अमाउंट क्रेडिट की गई या नहीं की गई, और हमारा अकाउंट रिसीवेबल कौन से लोग हैं। अच्छा, ऑडिटर की क्या ड्यूटी होगी करंट एसेट से रिलेटेड? उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो कंपनी के तमाम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करेगा और देखेगा कि उन्होंने वो हाँ करंट एसेट्स की जो एंट्री है वो पास करते हैं या नहीं करते। इससे उसका काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज जो है वो फिर तमाम बैलेंस शीट के आइटम को 1 बाय 1 चेक करता है। अब जब करंट एसेट्स को चेक कर रहा होगा डेटर ऑडिटर, तो उसमें सबसे पहले वो चेक करेगा वेरिफिकेशन ऑफ डेटर्स। डेटर मीन अकाउंट रिसीवेबल कौन से होते हैं? जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। तो वो अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करेगा, क्योंकि अब पैसे हमने किन से लेने हैं? जिनको हमने क्रेडिट सेल किए, ठीक है, मतलब जिनको हमने चीज़ें उधार पे दी हैं और फिर उनसे हमने पैसा लेना है। इन्वेस्टर्स को चेक करा जाएगा, चीज़ें चेक की जाएगी, कौन सा आइटम सेल किया गया है, ठीक है, किस टाइम में किस अकाउंटिंग पीरियड में चीज़ें सेल की गई हैं। बेड डेट्स कौन से हैं? बेड डेट्स मीन्स कहीं से हमें पता चलता है कि अब हाँ इस बंदे से हमें पैसे रिसीव नहीं हो गए, तो वो भी सब चीज़ें इसमें चेक की जाएगी। बेड डेट्स को हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं, मतलब उनको फिर हम अपने इनकम का हिस्सा नहीं बनाते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट कौन से होते हैं? जैसे हम टेलीफोन कनेक्शन लगवाते हैं या बिजली का मीटर वगैरह, तो हमें एडवांस में पैसे देने पड़ते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये भी क्योंकि कंपनी ने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगवाए होते हैं, सिक्योरिटी जमा करवाई होती है, तो इनकी भी वेरिफिकेशन की जाएगी कि सिक्योरिटी कितनी लिखी हुई है बैलेंस शीट के अंदर और कितनी जेन्युइन तौर पे दी गई है। इसी तरीके से वेरिफिकेशन ऑफ एडवांस पेमेंट्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाज़ वक़्त हम जो है अ, ये देखते हैं कि एडवांस पेमेंट्स हम करते हैं, ठीक है, और कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको भी हम रिटर्न ऑफ करना होता है हमने, क्योंकि वो हमें रेवेन्यू ऐसे होते हैं जो हमें रिसीव नहीं होते हैं। तो ऑडिटर जो है इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि एक्सपेंडिचर को फेयर तौर पे दिखाया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिहाज से जो एक्सपेंसेस लिखे गए हैं वो इन एक्सपेंसेस की वो डिटेल में जाएगा। उसके बाद ये वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स, ये भी जो स्टॉक होता है हमारा करंट एसेट होता है। और इसी तरीके से वेरिफिकेशन ऑफ लोन एडवांस है, उसको भी एग्रीमेंट को चेक किया जाएगा और उसके कौन-कौन से पॉइंट्स हैं लोन के बारे में, एडवांस लोन के बारे में, और अथॉरिटी चेक की जाएगी, किसके पास अथॉरिटी थी लोन देने की, और इसके बाद इंटरेस्ट रेट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस करनी है, ठीक है, इसको भी हम चेक करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। अब बात को हमारे पास बैंक में और बैलेंस होता है, हमारे पास और बैलेंस लिखा होता है, तो दोनों बुक्स को मेंटेन होना ज़रूरी है। जो बैंक में बैलेंस लिखा गया है, हमारी कैश बुक में भी वही बैलेंस दर्ज होना चाहिए। बिल रिसीवेबल, ये पहले भी हमने पढ़ा था, बिल रिसीवेबल के बारे में बताया था कि जो बिल रिसीवेबल होते हैं, बिल बना के हम देते हैं कि प्रोडक्ट के बदले, तो ये भी इनकी जो पेमेंट होगी, इसको देखा जाएगा बैलेंस शीट में कौन-सी डेट लिखी गई है और बिल के ऊपर कौन-सी डेट है, हमारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके ऊपर कौन-सी डेट है, इसको वेरीफ़ाई किया जाएगा। डेट हो जाएगी,
और भी इसके अलावा टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स। अच्छा जी, नमाज का टाइम है, नमाज 5:30 होती है, पढ़ लें, 5 मिनट पढ़े हैं, वजू करना है, फिर इंशाल्लाह आज 6:30 क्लास एंड होगी। इसको फिर हम नमाज के बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ से नेक्स्ट।
ओके जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पहले आया हुआ था डेफर्ड रेवेन्यू का। डेफर्ड रेवेन्यू वो होता है जो मतलब वो रकम जो हमारे पास होता तो रेवेन्यू है ना, लेकिन हमारे पास टाइम से पहले आ जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हमने कोई काम करना है, ट्यूशन पढ़ानी है, तो अगर हमें उसकी फीस पहले मिल जाए तो हमने मतलब काम तो हमने ट्यूशन तो नहीं पढ़ाई होती 1 महीना, लेकिन फीस हमें पहले मिल जाती है। इसी तरीके से कंपनीज़ के पास ना बाज़ औक़ात एडवांस पेमेंट भेजी जाती है कि आपने इतना माल हमें भेजना है। तो वो जो है एडवांस पेमेंट होगी, वो हमारी डेफर्ड रेवेन्यू कहलाती है। इसलिए कि अभी वो हमारे लिए मतलब हमने उसको पेमेंट नहीं की ना, सामान नहीं भेजा, तो अर्न नहीं की। उसको अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं या आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं। उसके बाद जी वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स। Verification of the physical existence and verification of stock and work in progress is of great importance because balance sheet will not give true and correct view of state of the company affairs. तो बैलेंस शीट्स के अंदर कुछ भी घपले हो सकते हैं, एटम्स को गलत दिखाया जा सकता है, इनकरेक्ट ट्रेडिंग रिजल्ट्स वहाँ पे शो करवाए जा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत हो सकता है। तो उससे हमें नहीं पता चलता कंपनी का क्या रिजल्ट है, तो कंपनी के पास क्या कुछ मौजूद है, ठीक है? प्रॉफिट को जानबूझ के मैनिपुलेटेड भी किया जा सकता है। तो इस वजह से हम इन स्टॉक्स की वेरिफिकेशन करते हैं। ऑडिटिंग प्रोसीजर फॉर स्टॉक। जनरल सबसे पहले जो है ऑडिटिंग प्रोसीजर ऑफ फॉर स्टॉक, सबसे पहले जो कॉपी इंस्ट्रक्शन मैं जो स्टाफ को प्रोवाइड की जाएगी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड के स्टॉक जो है उन्होंने किस तरीके से चेक करना है, अपने कब्ज़े में कैसे कैसे लेना है, उसकी काउंटिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन जो है उसमें दर्ज की जाती है जब स्टॉक स्टॉक के लिए ऑडिटिंग की जा रही होती है, ठीक है? स्टॉक स्टॉक शीट्स भी होती हैं, वो भी कंट्रोल की जाती हैं और इसके अलावा स्टॉक शेयर भी होते हैं समटाइम्स स्टॉक शेयर्स, उनको भी जो है ओरिजिनल उनकी रसीद वगैरह चेक की जाती है, उनकी इंक्वायरी की जाती है। कंटीजेंट एसेट्स। अब कंटीजेंट लायबिलिटीज़ की तरह ही हमारी कुछ ट्रांज़ैक्शन से हमें जो है कंटीजेंट्स हमारे एसेट हैं। तो अब इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि कस्टमर जो है जब कंटीजेंट लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट्स में उसके बारे में अपना नोट देता है, तो ये भी ज़रूरी है कि जो सिमिलर डिस्क्लोज़र हैं कंटीजेंट एसेट्स के बारे में भी की गई हैं कि उनको भी आपने डिस्क्लोज़ किया है। अब डिस्क्लोज़र जो है कंटीजेंट एसेट्स को जब हम डिस्क्लोज़ कर रहे होते हैं, वो हमें कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक हमारे पास हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। बल्कि हमने ये जो डिस्क्लोज़र करना होता है, हम कंटीजेंट लायबिलिटीज़ और कंटीजेंट एसेट्स की बुनियाद पे यहाँ इसको कर रहे होते हैं। ओके जी, ये इसमें से ये क्लियर हो गया, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम।
ओके जी, ये यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यूनिट हम अपलोड कर लेते हैं, उसको फिर हम देखते हैं। 7वां होगा ना? जी, मैं ये यूनिट कंप्लीट करवा लूँ, उसके बाद शेयर कर देता हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल्स एंड लायबिलिटीज। ओके जी, जो शेयर होल्डर होते हैं ना, जो जिनके पास शेयर होते हैं, जो शेयर के मालकान होते हैं, वही दरअसल हमारी कंपनी के एक्चुअल ओनर्स कहलाते हैं। वो कंपनी के मालकान होते हैं, जिनके पास कौन सा शेयर होता है? ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। और जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, वो उनको दूसरे मामलात में एक प्रेफरेंस दी जाती है, बट नॉट ओनर ऑफ द कंपनी। अच्छा, अब जो शेयर इशू किया जाता है, ये या तो पार वैल्यू पे इशू किया जाता है, मतलब अगर 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर किया इशू किया जाएगा, या डिस्काउंट वैल्यू पे ऊपर, मतलब 10 वाला शेयर 8 रुपए पे, या प्रीमियम वैल्यू पे, मतलब 10 वाला 12 रुपए पे शेयर इशू किया जाएगा। अच्छा जी, तो जितने भी शेयर होते हैं, ये फिर शेयर कैपिटल बनाते हैं। शेयर कैपिटल के अलावा अन एप्रोप्रिएट प्रॉफिट भी होता है हमारे पास, और कुछ हमारे पास रिजर्व भी होते हैं। तो ये सब चीजें शेयर होल्डर की इक्विटी बन जाते हैं। तो इसकी फिर वेरिफिकेशन जरूरी होती है। अब हमने इस यूनिट के अंदर शेयर्स की हमने वेरिफिकेशन करनी है, और इसके अलावा कुछ लायबिलिटीज भी हैं, उनको भी हमने इस चैप्टर में शामिल किया है, उनकी भी वेरिफिकेशन की जाएगी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को भी देखेंगे और करंट टर्म लायबिलिटीज को भी। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। Objectives of verification of share capital: to verify amounts received against issue of share with the supporting document। क्या है? जिस प्राइस पे शेयर को हमने इशू किया था, उसकी जो रसीदें वगैरह हैं, उसको चेक करते हैं, और ओरिजिनल अमाउंट को चेक किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा ट्रांजैक्शन जो की गई हैं वो ऑथोराइज तरीके से की गई हैं, और उनकी अमाउंट को एग्जैक्ट लिखा गया है। तमाम ट्रांजैक्शन को हमने चेक करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और सब्सिडियरी रिकॉर्ड्स। Steps involved in verification of share capital: शेयर कैपिटल में जितना इन्वेस्टमेंट, जितनी रकम को हमने इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर्स की सूरत में, तो उसकी हम वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल देखेंगे। ठीक है, कितना मतलब शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड किया गया, कितना मतलब उसको कंपनी के कारोबार का हिस्सा बनाया गया है। और इसको कैसे बनता है ऑथोराइज्ड? जब अमल किया जाता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे, कंपनीज का एमओए एंड एम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखते हैं। इसमें लिखा होता है राइट्स के बारे में, कि जितने भी शेयर्स हैं उसके तमाम राइट्स के बारे में लिखा जाता है। उसको हम इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसमें सब कुछ डिटेल लिखी होती है, उसको चेक करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद डायरेक्टर ने मीटिंग की है, उसको भी हम देखते हैं।
उसमें ये बताया गया होगा हम ये ऑथोराइजेशन किसको दे रहे हैं शेयर इश्यू करने की। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन लेटर्स भी मौजूद होंगे। अलॉटमेंट बुक होती है, आप कोई काम किसी को अलॉट कर रहे हैं। और उसके बाद शेयर हैं जो अलॉट किए गए और जो रकम उन एप्लीकेशन के लिए पेएबल थी। अच्छा, अगर शेयर जो है कैश के अलावा जारी किया जाता है, मिसाल के तौर पर जो वैल्यू है शेयर की वो ₹10 है और इसको हम जो है इश्यू कर रहे हैं पार वैल्यू पर ₹10 के ऊपर। तो अब कैश के अलावा हम इसको इश्यू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम फिक्स एसेट या स्टॉक्स या कुछ और सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बदले में हम शेयर ले लेते हैं। तो 3 कैटेगरीज़ हैं जहाँ पे शेयर इश्यू किया जाएगा। सबसे पहले शेयर इश्यू किया जाएगा वेंडर को या अंडरराइटर या प्रमोटर। ये वेंडर कौन होते हैं? जो सेल कर रहे होते हैं। सेल द वेंडर कंसिडरेशन ऑफ वेंडर्स मे बी सेल ऑफ रनिंग बिज़नेस। उसके बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो बोनस है शेयर होल्डर का वो चेक किया जाएगा। 3 नंबर पे ये। उसके बाद ये देखा जाएगा बोनस शेयर किस तरह इश्यू किए गए हैं। इश्यू ऑफ बोनस शेयर कन्फर्म किया जाएगा बोनस के लिए क्या रकम रखी गई है और ऑथोराइज्ड कैपिटल को क्रॉस नहीं किया गया बोनस शेयर के लिए। अगर क्रॉस किया जाए तो वो फिर उसमें से हम बोनस को नहीं निकाल सकते। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, अगर शेयर अपनी मालियत से ज़्यादा रकम पर जारी किया जाता है, मिसाल के तौर पर हायर प्राइस के ऊपर, जो शेयर की वैल्यू है फेस वैल्यू ₹10 और वो इश्यू किया गया है ₹15, इसको हम कहते हैं प्रीमियम वैल्यू। तो प्रीमियम वैल्यू को चेक करेगा ऑडिटर और इसके बाद द प्रीमियम कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। अब ये जो प्रीमियम है ये शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती जो एक्स्ट्रा अमाउंट है। इट मे बी टू रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। The amount of premium cannot be credited to the profit and loss account because it is not a business profit. क्लियर है? ये प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा नहीं बनेगी प्रीमियम, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं होता हमारा। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, अगर शेयर डिस्काउंट पे जारी किया गया है, मिसाल के तौर पर ₹10 का शेयर है और ₹8 के ऊपर जारी किया गया है, इसको भी शेयर चेक किया जाएगा। शेयर की जो इशू शेयर किए गए हैं उनको हमने वेरीफाई करते हैं। इसके बाद इशू शुड बी ऑथोराइज्ड, जो हम इशू कर रहे हैं ऑथोराइज्ड हो, उसको जारी करने वाला कोई ऑथोराइज्ड पर्सन हो और इसके अलावा रेजोल्यूशन भी पास की गई हो जनरल मीटिंग के अंदर कि शेयर होल्डर को और वो कि हमने डिस्काउंट पे शेयर इशू करने हैं और अदालत से उसको सेक्शन भी किया गया हो। अच्छा हाँ, अब डिस्काउंट वैल्यू जो होती है ना वो इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो 10% से ज़्यादा हो जाए। फेस वैल्यू के 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स, check the circumstances in which forfeited share of shares was allowed by article of association. Check whether forfeiture was not illegal. डायरेक्टर रेजोल्यूशन और डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास की गई हो, एंट्रीज बुक ऑफ अकाउंट्स में इन शेयर के लिए पास की गई हो। तकरीबन सबका सेम तरीक़ेकार है। उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, no such shares shall be redeemed except out of profits available for dividend. At the date of redemption, share must be fully paid. Okay, where any such shares are redeemed, otherwise than out of proceeds of fresh issue a sum equal to the normal amount of shares redeemed. Such reserve fund will be called the Capital Redemption Reserve Fund. This fund will be created out from profit reorganization of share capital under the section 19(2) of Companies Ordinance 1984. Company authorized by its article memorandum of association increase its authorized capital कि आपके पास अगर शेयर कैपिटल है और आप उसके कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने कंपनी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 92 कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक आपने वहाँ से अप्रूवल ली हो और आपको ऑथोराइजेशन मिली हो शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने की। शेयर ट्रांसफर ऑडिट, आपने शेयर किसी को ट्रांसफर कर दिया, उसका ऑडिट होगा। सबसे पहले हम फिर उसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेक किया जाएगा और जो ट्रांसफर किया गया है शेयर, तो हर ट्रांसफरर को जिसको ये शेयर ट्रांसफर किया गया उनको नोटिफाई किया जाएगा और उनसे एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा। ये एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वेरिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व क्या होता है? एक अमाउंट होती है हम जो हम प्रॉफिट में से निकाल लेते हैं या हमारे पास सरप्लस होता है। सरप्लस मीन एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, पैसा पड़ा है, तो उसमें से कुछ रकम हम निकाल के साइड पर रख लेते हैं ताकि छोटी बड़ी अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें इमरजेंसी की सूरत में या कोई कमिटमेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम रिजर्व बोलते हैं। In other words, the amount set aside is debited to profit and loss appropriate account. Reserve contrasted from provision. आप एक रिजर्व हमने पढ़ा है कि हम प्रॉफिट में से एक रकम को निकाल के बना रहे हैं, रिजर्व है। एक और होता है प्रोविजन। वो क्या रकम होती है? वो ऐसी रकम होती है जो हम रख लेते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। हमें पता होता है एसेट्स की वैल्यू कम होनी है तो हम एक रकम फिक्स कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन, अकामुलेट। ठीक है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। ताकि हम कल को एसेट्स जो है वो वाला एसेट जब खत्म हो जाए तो वो अपनी लायबिलिटी को पूरा कर सके।
उसके बाद जी ऑडिट रिजर्व, ऑडिट ऑफ रिजर्व्स, जो रिजर्व्स हैं उनका ऑडिट कैसे होगा? जितने भी रिजर्व हैं वो उनको हम चेक करेंगे, जो हमारे रिजर्व लायबिलिटीज से ज़्यादा है। अगर हमारी लायबिलिटीज़ हैं और वो सारे रिजर्व लायबिलिटीज़ को पूरा करने में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर ये रिजर्व हमारे पास नहीं रहेंगे। हाँ, कुछ फिर भी हमने सारी लायबिलिटीज़ को पे कर दिया, फिर भी रिजर्व ज़्यादा है हमारे पास, तो हम उसको अपने पास रखते हैं और ऑडिट के लिए उसको चेक किया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस को चेक किया जाएगा प्रीवियस ईयर का, और ऑडिट शुदा बैलेंस और ऑडिट वर्किंग पेपर को भी हम चेक करते हैं। ओके जी, उसके बाद है जी वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। डेप्रिसिएशन के ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तो ये डिपेंड करना पड़ता है उस मेथड के ऊपर, कौन सा मेथड लगा रहे हैं। कुछ मेथड हैं वो सेम काउंट करते हैं, कुछ में डिफरेंस होता है। ओके जी, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। ओके जी, व्हाट आर लायबिलिटीज? लायबिलिटीज क्या होती हैं? एसेट्स तो आपने बहुत सुन लिया है, अब बारी है लायबिलिटीज की। व्हाट आर लायबिलिटीज? स्लाइड चेंज नहीं हो रही, नेट का इशू है आपके पास। ओके जी, अजमत, व्हाट डू यू ओन टू अदर? हाँ जी, आपने जो दूसरों को पे करना होता है, लोन्स हो गया, पेएबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, अकाउंट पेएबल। आवाज मेरी सही नहीं आ रही है सबके पास? आज मुझे लगता है ना इशू है काफी। मैं अभी सेंड कर देता हूँ आपको ना, ग्रुप में मैंने सेंड की तो थी, आप ग्रुप में से निकाल लिया करें। चले इधर भी मैं कर देता हूँ, इधर भी मैं आपको, लेक्चर एंड हो जाए मैं सेंड करता हूँ स्लाइड्स, कल वाली दो भी, आज वाली दो। ओके जी, बस क्लोज करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। काफ़ी टाइम से पढ़ मैं हम कर रहे हैं, थक गए होंगे आप लोग भी। अच्छा हुआ केस हो गया है, इतने दिनों से नेट बंद है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। स्लाइड का पेज नंबर 18। चले जी, बस इंशाल्लाह हम 10 मिनट में ये क्लोज कर रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपके, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको छुट्टी है, 10 मिनट की क्लास रह गई। वेरिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। चलिए एक मिनट पिछली पढ़ लें। हाँ जी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरीफाइंग लायबिलिटीज। अब ये भी हम इसलिए वेरीफाई कर रहे होते हैं, हमें पता चले कि हम वोचर से वेरीफाई कर रहे होते हैं कि हमने किस किस को हमने ये पे करनी है अपनी लायबिलिटी। उसके बाद जी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोस which are due for payment at least 1 year of date of balance sheet, जिसमें एक साल बाद आपने पे करनी हो। इसमें लोन्स हो जाएगा, डिपेंचर्स हो जाते हैं, डिपेंचर।
डिबेंचर क्या होता है? इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी। ये किस्म का कर्ज ही है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एट स्पेसिफिक। यानी कि हमने कर्ज जो है कब वापस करना है, किस डेट को वापस करना है, उसके बारे में एक कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके में सारा कॉन्ट्रैक्ट दर्ज होता है, इंटरेस्ट अमाउंट वगैरह भी। वेरिफिकेशन ऑफ लोन, लोन वगैरह ली है उसकी बैंक से वेरिफिकेशन, उसके तमाम कागजात वगैरह, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। वेरिफिकेशन ऑफ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज जो हमने जल्दी पे करनी होती हैं उसके भी वोचर चेक किया जाएगा, और क्रेडिटर को चेक किया जाएगा उसकी अकाउंट्स को, बैलेंस, क्रेडिटर के बैलेंस को, लेजर, उसका जो लेजर बनाया होता है हमने क्रेडिटर का, कितनी अमाउंट हमने पे करनी है अकाउंट्स पेएबल को। उसके बाद जी वेरिफिकेशन ऑफ बिल पेएबल और वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिटर। बिल पेएबल की भी, बिल के ऊपर डेट वगैरह, और क्रेडिटर्स की मालूमात, परचेज लेजर, कब हमने परचेज किया था सामान तो उसका हमने पैसे अदा करने हैं, परचेज एंट्रीज, परचेज रिटर्न हुई तो उसकी डिस्काउंट हुआ था, वो सब चीज़ें हम चेक करते हैं, किस क्लाइंट से लिया हमने, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है। अभी जो अनक्लेम्ड है डिविडेंड, जिसको आपने हासिल नहीं किया, तो जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है उसके अकाउंट को चेक किया जाता है, और उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, इसके अलावा क्लोजिंग जो बैलेंस है उसका रजिस्टर, अनक्लेम डिविडेंड का रजिस्टर, कोई एंट्री मिस नहीं हुई डिविडेंड, और अगर कोई नॉन रेजिडेंट है आउटसाइड पाकिस्तान तो उसकी स्टेट बैंक से अप्रूवल को चेक किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ अनअर्न्ड इनकम, ये भी उसी तरीके से अनअर्न्ड इनकम जो अभी आपने अर्न नहीं की, मतलब आपने किसी से पैसे ले लिए लेकिन अभी उसको आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है या उसका काम करना है या अभी उसको आपने अपना सामान भेजना है, गुड्स भेजनी है, तो इसके भी जो इनकम हमें एडवांस, मतलब इनकम आप कह सकते हैं जो हमें इनकम एडवांस मिल जाती है उसको भी हम चेक करते हैं। बाज़ औक़ात हमने मिसाल के तौर पर अखबार बनाना है, मैगज़ीन है, तो उसके लिए हमारे पास एडवांस में पेमेंट आई हुई है, वो हमारी एडवांस है, उसके तमाम हमने अकाउंट्स को देखना है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ अक्रूड एक्सपेंसेस, अच्छा कुछ एक्सपेंस हम एक्सपेंस तो हम कर चुके होते हैं, खर्चा कर चुके होते हैं, काम कर चुके होते हैं, लेकिन हमने उसकी पेमेंट करनी होती है। हमने किसी से काम करवाया है, किसी की सर्विसेज ली हैं, लेकिन उसको हमने अभी रकम अदा करनी है। मिसाल के तौर पर टेलीफोन हमने इस्तेमाल कर लिया पूरा महीना, उसका बिल देना है, बिजली इस्तेमाल कर ली, उसका बिल देना है हमने, ठीक है। सैलरीज हो जाएंगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो जाएंगे, इनके भी तमाम डॉक्यूमेंट्स, रिसीट, वोचर्स वगैरह को चेक किया जाएगा। Contingent liabilities are verification of contingent liabilities. These are contingent liabilities are those that may only become actual liabilities on the outcome of some future event. ठीक है, ये जो contingent liabilities हैं ये नियर फ्यूचर में एक्चुअल liabilities बन जाती हैं। अभी हमें, मतलब हमारे ये liability हमें इनकर नहीं हुई होती, हम liability हमें ये बनी नहीं होती, लेकिन फ्यूचर में ये liability बन जाती है।
ओके जी क्लास, हाँ जी एंड है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ, इसको क्यों हम करते हैं, ताकि कोई चीज़ हमें कंपनी के अकाउंट्स में जो हम जानते हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो इसकी बैंक ओवरड्राफ्ट है या कंपनी का क्लाइंट के साथ ताल्लुक है, तो उसकी कोई एंट्री हमारे पास मिस ना हो जाए। और जो है the courts will consider each case upon its own particular facts, but the case just mentioned does not provide the importance. चलें जी, स्लाइड मुझे भी शो नहीं हो रही, नेट का वाकई इशू है। अब शो हो रही है। लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन से हैं? देयर शैल बी एडेड अ फुट नोट टू द बैलेंस शीट शोइंग सेपरेटली। बैलेंस शीट के ऊपर हम फुट नोट देते हैं इस लायबिलिटीज के बारे में। नंबर 3 है इसमें नोट, मैं इन 3 नोट्स को पढ़ता हूँ। फर्स्ट नोट है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। सेकंड नंबर है अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स। नंबर 3 है एरियर ऑफ फिक्स्ड cumulative dividend on preference share together with। ये लीगल पॉइंट्स हैं 3। कमिटमेंट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज ए एडिटर हमें जो है एक डिटेल स्केड्यूल देना होता है, और जो है उसमें हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बयान करना होता है और उनको वेरीफाई करना होता है। एक्सपेंडिचर, हाँ, बट समटाइम्स ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये अकाउंट्स में आपको नज़र नहीं आते हैं, लेकिन इसको हमने वेरीफाई करना होता है और इसमें हमने देखना होगा ये जो एक्सपेंडिचर नहीं लिखा हुआ वो किस चीज़ के बारे में है। अगर कोई आइटम परचेज़ किया गया है तो उसकी परचेज़ डेट क्या है, अगर कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट पे ली गई है तो किस डेट पे। और ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कोई मशीनरी परचेजिंग के लिए, बिल्डिंग परचेजिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो परचेज की जाती है हैवी मशीनरी, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑथोराइज किया जाएगा। ओके जी, यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। काफ़ी टाइम लग गया, आप लोग थक गए होंगे। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक कोई मसला? मैं आपको अभी स्लाइड सेंड कर देता हूँ उसके बाद। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ सेंड। यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7 ओके जी, अभी मैं कर देता हूँ सेंड। और अभी 2 मिनट मैसेज ना कीजिएगा, ये स्लाइड्स शेयर हो जाए फिर आप मैसेज कीजिएगा, वरना ये फिर आगे पीछे हो जाती हैं, बच्चों को नज़र नहीं आती। इधर टाइम काफ़ी लग रहा है अपलोड होने में। हो गई है मैं ख्याल एक। यूनिट 4 हो गया, यूनिट 5 अपलोड हो रहा है। 6 में लगा दूँ। व्हाट्सएप भी मैं कर देता हूँ ग्रुप के अंदर की। 6 भी हो गई है। जी अज़मत इक्विटी बता दें, मैं इधर से वो सेंड कर दूँ। यूनिट नंबर सॉरी 6 नहीं 7 था।
ओके जी, यहाँ पे 4 5 6 7, 4 5 6 अपलोड हो गए हैं, 7 भी अपलोड हो रहा है। अच्छा, आपने लिखा ना मई मोबाइल ब्रोकन प्लीज सेंड ऑल चैप्टर, यकीन मुझे ऐसा लगा मई मोबाइल ब्रोकन प्लीज कलेक्ट द फंड। मैंने पहले ऐसे समझा, मैंने कहा ये कोई लिखा जा रहा है। जी, वकास लियाकत कौन सा मैसेज था आपका? इक्विटी का। इक्विटी इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं ना, जिनके पास ये शेयर इशू हो जाते हैं, वो उनकी इक्विटी होती है। वैल्यू ऑफ शेयर, जो शेयर होल्डर को जो शेयर होल्डर के पास शेयर्स होते हैं, ये इनकी इक्विटी बन जाती है। ओके, जिसका रिटर्न अर्निंग्स हो गया, ये भी मतलब इक्विटी का हिस्सा होते हैं। रिजर्व हो गए, शेयर प्रीमियम। मेमोरेंडम ये एग्रीमेंट है बिजनेस का, शेयर्स के बारे में मुख्तलिफ, जैसे कंपनी ऑर्डिनेंस है। जी अजमत, कंटीजेंट एसेट्स का बताएं आप। आप तो स्लाइड मिल गया, सब मैंने शेयर कर दिया। जी इकरा बीबी, क्वेश्चन पूछ लें, यकीन करें चैटिंग एकदम से ऊपर चली जाती है, कुछ नहीं आइडिया होता, इतनी सारी चैटिंग हो रही होती है, तो जो नज़र में आती है पढ़ लेते हैं हम। इकरा बीबी कौन सा क्वेश्चन था? मुझे तो अब पता भी नहीं क्वेश्चन कौन सा था, और पता नहीं मैंने कौन सा रिप्लाई किया है।
ओके जी, क्लियर है? आवाज़ नहीं आ रही? यार मतलब जो कंटीजेंट एसेट्स होते हैं ना, आपके पास कोई ची देखिए एसेट्स क्या होता है सिंपली सी बात रखें, जो चीज़ आपके पास हो, ठीक है? वो आपका एसेट है। लेकिन अब कंटीजेंट एसेट का मतलब ये होगा कि चीज़ आपके पास एसेट की ये डेफिनेशन है ना, कोई आपके पास चीज़ मौजूद है, ठीक है? आप और आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा हो, या आपके पास फिज़िकली मौजूद है, या अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो वो भी आपका एसेट है। अब कंटीजेंट एसेट जब चीज़ आएगी ना बीच में, तो इसका ये मतलब हो जाएगा, है तो वो एसेट, लेकिन अभी आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा उस एसेट्स का, ठीक है? हाँ, आने वाले वक़्त में वो आपको कोई फ़ायदा दे दे, ठीक है? आने वाले वक़्त में वो चीज़ आपको फ़ायदा दे दे, तो फिर वो आपका कंटीजेंट एसेट बन जाता है। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, अभी जैसे इन्होंने बोला है ना वारंटी, देखो आपको वारंटी मिलती है ना मोबाइल की, ठीक है? आप मोबाइल लेते हैं न्यू, आपको 1 साल की वारंटी है। अब आपके पास वारंटी है, देखने में तो अब जो चीज़ आपके पास है वो आपकी एसेट है। अब वारंटी है, वारंटी कार्ड आपके पास एसेट है, ठीक है? लेकिन उसका आपको बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा। हाँ, बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप उस मोबाइल आपका खराब हो जाता है और आप उस मोबाइल की वारंटी क्लेम करवाते हैं, फिर वो आपका कंटीजेंट एसेट बन जाता है, ठीक है? अब इसी तरीके से आप इंश्योरेंस करवाते हैं, तो आपको इंश्योरेंस कार्ड मिल जाता है। आप कहते हैं कि मेरी इंश्योरेंस है, मतलब आपकी एसेट है, तो अब वो इंश्योरेंस की अमाउंट तो आपको मिली नहीं है, तो जब उसकी अमाउंट मिलेगी, फिर वो आप को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो भी इंश्योरेंस भी कंटीजेंट एसेट्स में शुमार की जाती है। अब खाली जो अब जो वारंटी थी मोबाइल की, वो लायबिलिटी है, वो किसके ज़िम्मे, वो भी कंटीजेंट लायबिलिटी है, वो किसके ज़िम्मे है? कंपनी के ज़िम्मे है। स एक वो लायबिलिटी होती है, जो उसने हर हाल में पे करनी है, वो तो सिंपल होगी लायबिलिटी। अब कंटीजेंट है, वो हो सकता है कंपनी को पे ना करनी पड़े, क्यों ना करनी पड़े कि 1 साल में वो मोबाइल खराब नहीं होगा, तो कंपनी बच जाएगी, हो सकता है कंपनी को अदा भी करनी पड़े। ठीक है, अब क्लियर हो गया ये बात? चलें जी, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।